फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने साइड पे कर दिया। सुबह ये थी कि मेरे दिन में यही था कि हम पूरा सवाल जो है वो चलाएंगे, उसमें एक दो एडजस्टमेंट जो आपके ज़िम्मे लगाऊंगा, बाकी एक आधी जो पेंडिंग हो जाएगी वो अगले दिन कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए पूरा सवाल ही आपके साथ कर रहा हूँ डिस्कस। इस डिटेल के अंदर सवाल अब टेस्ट हो, ये बहुत मुश्किल है, पुराना सवाल है। उस वक्त शायद वीएनपी सारा यहीं पर था और इन्वेंट्रीज का टॉपिक भी यहीं पे पाया जाता था, तो अब कोई इक्का दुक्का एडजस्टमेंट इनमें से आ सकती है। लेकिन ये सवाल करवा इसलिए रहा हूँ कि ये छोटी छोटी काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, हो सकता है इनमें से कोई एक आधा एडजस्टमेंट हमारे सवाल में आ जाए और हमारा काम बन जाए। तो ज़रा लेंथी है क्वेश्चन, उससे परेशान नहीं होना, जितना आज हो सका सुकून से डिस्कस वही करेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट थी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30 जून 10 का और बैलेंस शीट 30 जून 10 की चाहिए थी। ड्यू टू वफात ऑफ हिज बुक कीपर, सरासिफ फेल्ड टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द ईयर एंडेड 30 जून 10। ही हैज फॉरवर्डेड टू यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सरासिफ के पास टाइम नहीं है आजकल कि वो खुद बना सके, सिंगल एंट्री तो उन्हें आती थी। बहरहाल उन्होंने आपको ये काम दिया कि आप चूंकि आजकल FAR 1 पढ़ रहे हैं तो ये काम कर दें। बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 9 और बैलेंस शीट चाहिए, इनकम स्टेटमेंट चाहिए 30 जून 10 की, तो इसका मतलब ओपनिंग है। तो जितने बैलेंसेस गिवन हैं ये सब ओपनिंग हैं, इनके लेजर्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले कैपिटल नज़र आ रहा है, शुक्र है इतने लेंथी सवाल में एक तो चीज़ जो है वो ऐसे ही मिल गई, 613 इशारिया। लेंथी नहीं है सवाल जब एडजस्टमेंट डिस्कस हो जाए तो, ठीक है जी। एडजस्टमेंट्स डिस्कस होने के बाद ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं, इतना मसला नहीं होगा इनमें आपको। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंट्रो के अंदर आपने पढ़ी हैं, भूली हुई हैं, कुछ ऐसी हैं जो शायद नहीं भी पढ़ते आप लोग, ठीक है जी, स्किप भी कर देते हैं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर लग सकता है हमारा। ओपनिंग कैपिटल आ गया, उसके बाद 6% लोन है, ब्रॉड डाउन कितना, ये 6% लोन का मतलब क्या होता है जी, वो लोन जिस पर इंटरेस्ट रेट 6% हो, ठीक है जी। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग 500 पॉइंट 1000 में क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। एक्रूड एक्सपेंसेस, आप अगर गौर करें, आप नोट कर रहे होंगे तो एक्सपेंसेस का जो लेजर था, बेटा साथ में जाए थोड़ा सा आगे, एक्सपेंसेस का जो लेजर था वो आपके सामने एक ही लेजर है एक्सपेंस का, मुख्तलिफ एक्सपेंसेस नहीं थे। इंट्रो के अंदर हम बनाया करते थे इस तरह से लेजर। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि हमने कोई 4 बिल्डिंग्स ले रखी हैं किराए पे, जिनमें से 3 बिल्डिंग्स का किराया जो है वो हम एडवांस में पे करते हैं, एक का हम एक्रूवल करते हैं। तो वो एक ही रेंट एक्सपेंस होगा, वही एक ही वक्त में प्रीपेड भी हो सकता है, वही पेबल भी हो सकता है। 4 बिल्डिंग में से 3 का प्रीपेड आ रहा होगा, एक का पेबल आ रहा होगा। ये बात समझ आ रही है ना। हम इंट्रो के अंदर इसी तरह से लेजर बनाया करते थे। एक एक्सपेंस है, वो ओपनिंग में प्रीपेड भी हो सकता है, वो क्लोजिंग में भी प्रीपेड हो सकता है, वो ओपनिंग में पेबल हो सकता है, वो क्लोजिंग में भी पेबल हो सकता है। तो जो एक्सपेंस है मार्कर कहा था, मैंने तो कहा था एक्सपेंसेस पेबल भी हो सकते हैं और प्रीपेड भी हो सकते हैं। पेबल के कई नाम हुआ करते थे। पेबल को आप एक्रूड भी कहते हैं, ड्यू भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग, ओइंग, और भी हो सकता है। एक्रूड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, ओइंग, पेबल तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। और प्रीपेड को आप एडवांस भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस अगर हमने अपने पीरियड से आगे का पे कर दिया है तो वो एसेट बन जाता है प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है, हमेशा एक एसेट होता था।
और अगर हमने अपने पीरियड पे सर्विसेज यूज अप कर ली हुई हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किया तो वो पेएबल होता था, डिफरेंट नाम है उसके। ये क्या कहलाता था? लायबिलिटी। तो एक्सपेंस जो है वो पेएबल भी हो सकता है, प्रीपेड भी हो सकता है। और इंट्रो के अंदर हमने ये इस तरह से लेजर बनाना सीखा था कि हम इकट्ठा ही लेजर बना लिया करते थे, ठीक है जी। तो सवाल के अंदर आया एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड का मतलब क्या है जी? भाई एक्सपेंस के साथ है तो पेएबल, ठीक है। तो ओपनिंग डेट पर 21.7 एक्सपेंसेस पेएबल थे, ठीक है। अब एक ही लेजर बन रहा है, सवाल करते हो आप देखेंगे एक ही जगह पेमेंट नजर आ रही है और एक ही एक्सपेंस की फिगर निकाल लेंगे। मैंने उसने सारे एक्सपेंसेस को अलग अलग करके दिया नहीं है, उसने डिटेल ही ऐसी दी है, हम भी इकट्ठा रख लेंगे, एक ही एक्सपेंस निकाल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड एक्सपेंसेस का लेजर, कंसोलिडेटेड से लेजर बन रहा है, ओके जी। ओपनिंग आ गया जी, पेएबल। आगे बढ़े, लैंड एंड, अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट भी पड़ा है। अच्छा जी, बैंक ओवरड्राफ्ट 24.2 है, बैंक ओवरड्राफ्ट 24.2। उसके बाद ये मैंने लेजर बनाया है, ये लेजर क्यों बनाया है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ओपनिंग लिखते चलें। उसके बाद आ जाते हैं जी डेबिट साइड पे, एसेट साइड पे। मार्कर नहीं है भाई, ये हर क्लास के बाद ना दे दिया करें, खत्म हो ही जाता है। ओके, ओपनिंग लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है, ओपनिंग में लाइबिलिटी आ रहा है, ठीक है जी। फिर एसेट साइड पे आए तो लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट है। सवाल पूरा पढ़ चुके हैं आप, मैंने आपको टाइम इसीलिए दिया था। पूरे सवाल में लैंड एंड बिल्डिंग के कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है और खैर से इसका कोई डेप्रिसिएशन रेट भी नहीं है, तो खुद से अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने उसका लेजर ओपन ही नहीं किया। लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज आ जाएगा। आपने सारा सवाल पढ़ लिया है, अगर को आगे तो चले मैं चेंज कर लूंगा, कोई एडजस्टमेंट आ गई तो। बहरहाल ये 130 एज इट इज आ जाना था, कोई एडिशन डिस्पोजल है नहीं, कोई डेप्रिसिएशन इस पे है नहीं। कितने बच्चों ने पूरा सवाल पढ़ा है जो मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे? खैर माशाल्लाह। बाकी क्या करते रहे, क्या करते रहे? बाद में क्यों आए जी? आपकी क्लास का टाइम क्या है, बाद में क्यों आए आप? ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अब एडजस्टमेंट इस तरह से, जैसे है बस वैसे ही है, आप गुजारा करें आप। ओके, यहाँ पर लिखवाया भी इसीलिए था और 5, 7, 10 मिनट मैं वेट भी इसीलिए करके आया हूँ कि एक बार रीड करें, उसके बाद फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। लेकिन आप लोगों ने बातें की हैं वो मुझे पता चल गया, इसलिए अब मैं आप लोगों को इस तरह से नहीं बताऊंगा, बस जैसे है सवाल समझ आए तो ठीक है, ना आए तो आपका कसूर है, टाइम पे ना आना भी आपका कसूर है और लिखी हुई चीज को पढ़ के अप्लाई ना करना भी आपका अपना कसूर है। ओके, फर्नीचर कॉस्ट है ओपनिंग 8,25,000 और इसकी डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ही है जी, बैलेंस शीट में नजर आ रही है। तो आज डेप्रीसिएशन और एसेट अलग अलग हैं तो हमने भी इनको अलग अलग ही रखा हुआ है, ठीक है जी। भाई टाइम पे आया करें, ये कौन सा टाइम है, आधा घंटा पहले क्लास शुरू हो चुकी है, कुंडी लगा दिया करनी आइंदा मैंने। उसके बाद स्टॉक है 482.5 ओपनिंग आ गया। उसके बाद क्या है जी, ट्रेड डेटर्स और प्रोविजन अलग अलग हैं तो हम भी इनको अलग अलग बना लेते हैं। ट्रेड डेटर्स का अकाउंट तो वहां मौजूद था, ओपनिंग 670 लिखा। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग बनाना पड़ गया क्योंकि पहले हमने इसको वहां पर रखा नहीं था, तो कोई बात नहीं, ओपनिंग 27 प्रोविजन आ गई। प्री पेमेंट्स देखे ना, एक्सपेंसेस के साथ भी नहीं लिखा हुआ कौन से एक्सपेंस एक्रूड हैं और ऐसे ही प्री पेमेंट के साथ भी नहीं लिखा हुआ कि ये प्री पेड एक्सपेंसेस कौन से हैं। प्री पेड एक्सपेंसेस ही हो सकते हैं, इनकम तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक्सपेंसेस के नाम पे एक लेजर बनाया, ओपनिंग पेबल भी यहीं पे लिखा, ओपनिंग प्रीपेड भी इसी में लिख लिया। नहीं पता कौन सा एक्सपेंस है, बस ठीक है, एक कंसोलिडेटेड लेजर एक्सपेंसेस का बन गया। क्लोजिंग बता देगा तो लिख देंगे, पेमेंट्स आएंगी तो यहाँ पे लिख देंगे, एक ही एक्सपेंस की फिगर निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, कैश इन हैंड ओपनिंग 10 आ गया, ठीक। इंश्योर कर लें ये सारे ओपनिंग्स आप लिख चुके हैं।
जी चलें आगे। उसके बाद समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बैंक बुक गिवन थी, इसमें सिर्फ रिसीट्स और पेमेंट्स थी, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था। स्टिल हमारे पास टाइम बचाने का मौका होता है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था भाई ये थर्ड रो में आ जाओ, साथ हो जाए, टाइम पे आया करो। स्टिल हमारे पास टाइम होता है बचाने वाला। यहाँ पे कैसे भाई, वो 5 6 7 ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, उनको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ओपनिंग क्लोजिंग ही चाहिए ना, लेजर तो मुकम्मल हो जाएगा। तो ओपनिंग ऑलरेडी गिवन था, रिसीट्स का टोटल यहाँ पर देखें 3818.15 आ रहा था, रिसीट्स डेबिट साइड पे लिखी, और पेमेंट्स का टोटल नीचे हुआ पड़ा है। चेक नहीं करना पर्चे के अंदर, उसने टोटल दिया हुआ मतलब सही होता है, चेक करने ना बैठ जाया करो, ठीक है। पेमेंट्स का टोटल वो यहाँ पर लिखा, और क्लोजिंग क्या आ गया, बैलेंस शीट, ठीक है। अब ये क्लोजिंग बैलेंस, ये क्यों लेजर बनाया, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग नहीं था, बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग नहीं आना था, लेजर की फॉर्म में नहीं था, रिसीट्स पेमेंट्स थी अलग अलग, हमने सिर्फ रिसीट पेमेंट्स को उठाकर भी ब्रैकेट में भी कर सकते थे, ओपनिंग गिवन था प्लस रिसीट्स लेस पेमेंट्स करते और क्लोजिंग यहां पर लिख देते। कितना जी, 5 इधर देखो ना बेटा, इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये बोलना है 544.95, ठीक है जी। कौन सी वर्किंग में, वर्किंग ना करते तो ब्रैकेट में भी इसको शो कर सकते हैं। तो ये लेजर क्यों बनाया समझ आ गई है। एंट्रीज डेबिट क्रेडिट की उसी तरह से करेंगे, जो रिसीट्स हैं 1 बाय 1 डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट, और जो क्रेडिट है दूसरा अकाउंट डेबिट, वो उसमें उसी पॉइंट को यूज कर लेंगे। टाइम फिर भी बचा लेना है हमने, बैंक का लेजर बना के टाइम जाया नहीं करना। हाँ, जो चीज चाहिए थी वो हमने निकाल ली, ठीक है, सही है। जल्दी से कंप्लीट करें बैंक के लेजर को और बैलेंस लेकर जाएं। कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइम होता है, सवाल पहले कर रहे हैं आप, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सारा सवाल मुकम्मल कर लें, या एंड पे देखें नहीं हो रहा तो बैलेंसेस पहुंचा लें। कभी ऐसा भी होता है कि सवाल आपने आखिर में ये पकड़ा, टाइम ही कम है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप साथ के साथ जितना काम होता जाए पहुंचाते जाएं। जैसे बैंक का लेजर जैसे पूरा हुआ, आपने बैलेंस यहाँ पे लिख दिया कि यार ये नंबर तो मिलते चले जाएं, ठीक है। इसीलिए कहता हूं कम से कम 2 दफा सवाल को पढ़ो फिर शुरू करो। आप तो क्लास से पहले 10 मिनट में नहीं एक बार पढ़ा तो क्या करेंगे, ये खुद सोच लें। ओके, समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बैंक बुक गिवन है जी, डेबिट्स क्रेडिट्स गिवन है, बोलो एंट्रीज कर लें फिर। चलो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट्स अगेंस्ट कैश सेल्स। हाँ जी, जो कैश सेल्स हैं वो बैंक में चेक देकर जाते हैं जो हम जमा करवा रहे हैं, ये चेक्स नहीं लिखा हुआ, बोले डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स, कोई बच्चा अभी तक नोट कर रहा है कुछ तो बताएं, हाथ खड़ा करें। कोई बच्चा नोट कर रहा है तो बता दें, नहीं चले ठीक है, वे सबका ध्यान हो जाए जी। तो क्यों नहीं आएगा, डेबिट्स का टोटल कितना है, ये सब अलग अलग करोगे तो यही बनेगा ना। वो डेबिट क्रेडिट करने लगा हूं मैं, वही तो कह रहा हूं, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया तो इसलिए कह रहा हूं, छोड़ दें अब और साथ साथ देखें अब जी। बैंक की डेबिट साइड पे डिपॉजिट्स अगेंस्ट कैश सेल्स आ रहे हैं, ये क्या है, कैश की दराज में जो पैसे भरे हैं कैश सेल्स के, वो बैंक में जमा हुए। इससे ये भी पता लग गया हमें खैर से कि कैश सेल्स भी हैं, और डेटर्स तो पड़े ही थे, क्रेडिट सेल्स भी हैं, तो मुबारक हो, दोनों तरह की सेल्स मौजूद हैं, ठीक है जी। ओके, तो इसकी एंट्री बनी बैंक डेबिट। अब बैंक डेबिट को करें ना टिक वहां पे, ठीक है, क्योंकि हम हमारे तो सारे डेबिट यहाँ पर इकट्ठे होकर यहाँ पे लिख दिए हमने, तो वो यहाँ पे नजर नहीं आएंगे, वहीं से ही टिक करके लाएं। तो बैंक डेबिट, स्टिल हमने टाइम बचाया। ओके, बैंक डेबिट टिक किया, और कैश क्रेडिट कितने से 0.75। नेक्स्ट, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स। जिन बच्चों ने 3-4 को अल्लाह ने तौफीक दी सवाल पढ़ा है, उनको पता है कि इसके साथ एडजस्टमेंट है लगी हुई, लेकिन चलें अब बाकियों ने नहीं पढ़ा तो जब आएगी एडजस्टमेंट तभी देखेंगे। इसकी एंट्री बोलें भी, डेटर्स चेक में पैसे दे रहे हैं, सब कुछ पता है, बैंक डेबिट, उस डेबिट को टिक करें, यहां पे नहीं बार बार लिख रहा, यही तो वक्त बचा है। बैंक डेबिट डेटर्स कितने से, यहां पर 3071 में एडजस्टमेंट होगी और ये फिगर बदल जाएगी, लेकिन आप लिखें, आप बाद में फिर काट के सही कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर सोल्ड ऑन 1 जुलाई 9। हमारे साल में ही बिक रहा है, नहीं हमारे साल में तो नहीं बिक रहा,
कुछ ने सर हिला दिया, कुछ ने सर हिला दिया। हाँ सही कह रहे हैं आप। 1 जुलाई 9 हमारे साल का पहला दिन है और 30 जून 10 हमारे साल का आखिरी दिन है। तो साल के पहले दिन बिक रहा है, हमारे साल का डिस्पोजल है। ये डिस्पोजल के बारे में क्या बताया हुआ है यहाँ पे 122.4, ये क्या है? सेल प्रोसीड्स हैं, वो जो पैसे आते हैं जिसकी एंट्री बैंक डेबिट हो रही है, तो पैसे हैं, ये कॉस्ट नहीं है, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, ये तो वो कैश या बैंक जो डेबिट हुआ करता था, ये वो है। ठीक है, तो एंट्री भी कर सकते थे, डिस्पोजल अकाउंट भी बना सकते हैं, आपको पता है। IAS 16 हम कर चुके हैं बड़ी तफसील से। तो एंट्री सिर्फ बैंक में आने वाले पैसों की वजह से मैं कर रहा हूं, बाकी ये बच्चों को होमवर्क ही दिया मैंने पिछली क्लास में भी, आपको भी समझाता हूं कि करना क्या होगा आपने। बहरहाल एंट्री बोलें क्या हो रही है, बैंक डेबिट एंट्री कर रहे हैं तो उसके अंदर आप वो बैंक डेबिट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है तो फिर इस तरह से कर लेते हैं, बैंक डेबिट डिस्पोजल अकाउंट कितने से 122.4, टिक कर लें उसको। ये सारी पेमेंट्स भी लिख लें, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि डिस्पोजल के बारे में हमने क्या करना है। खड़े रहो दोनों। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स को पेमेंट्स हो रही हैं, एंट्री बोलें क्रेडिटर्स डेबिट कितने से 2509.6 क्रेडिटर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट टिक करो। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, उसने भी एक्सपेंसेस ऐसे ही कह दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो भाई कोई मसला नहीं है, हमारे पास एक्सपेंसेस का लेजर मौजूद है, इसी के अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो बोलें जी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से 212.5 से एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है जी, ये जिस तरह का मैं भाई एंट्री लिख रहा हुआ करूं, ये काइंडली कैमरा वहां पे रखा करें ताकि बच्चे को एंट्री होती नजर आ जाए। ठीक है, साथ साथ ओके जी। उसके बाद सैलरीज का लेजर मौजूद है कोई नहीं, कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख लेंगे ऐसे एक्सपेंसेस को। तो एंट्री क्या बनेगी जी, सैलरीज डेबिट कितने से 440.4 से सैलरीज डेबिट, ये एक्सपेंस आ गया, और बैंक क्रेडिट टिक कर लें। ठीक है, सजा लेने आया था चला गया, मिलने आया था, मैंने कहा शायद लेट आया है, सिर्फ बुलाओ से को खड़ा रहे, अभी मैंने कहा जाए, चलो ठीक है आ जाएगा। उसके बाद फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 10, ये क्या है, एडिशन है, सिंपल एंट्री करो 1 जनवरी 10 पे फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट 64 से टिक कर लें। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू शप टू छोड़ें, बैंक की पेमेंट है वो तो हमने वैसे ही रिकॉर्ड करनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर ओपन करें, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन बाद में देखेंगे, फिलहाल पेमेंट को रिकॉर्ड करें। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से 22.5। ठीक है, जल्दी से ये रिसीट्स पेमेंट्स रिकॉर्ड करें। हाँ जी, बैंक अकाउंट में हम लोगों रिसीट्स और पेमेंट्स को कैसे खोलते हैं? क्योंकि मुझे क्लोजिंग चाहिए था, और क्लोजिंग निकालने का तरीका क्या है, ओपनिंग प्लस सारे डेबिट्स माइनस सारे क्रेडिट्स क्लोजिंग के बराबर होते हैं। ठीक है, अब वो ब्रैकेट में कर लें या ये सारा कुछ दोबारा से लिख लें, अगर आपके पास टाइम है बहुत ज्यादा तो आप यहाँ पे रिसीट्स की बजाय ये सारे डेबिट्स, तीनों डेबिट्स लिखें और ये 6 के 6 क्रेडिट्स लिख लें, क्लोजिंग आ जाएगा। तो अगर लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखें, पर मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं तो अपना टाइम सेव करूंगा। बेटा ये सारे डेबिट्स मिलकर क्या बन रहा है, तो अलग अलग नहीं ना यहाँ पे लिखा, इतनी सी बात समझिए प्लीज, बैंक का ही लेजर है, वो 3 बार डेबिट होकर यही टोटल बनना है ना। तो मैंने तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से निकाला है, जब बता रहा था उस वक्त यही बात की थी आपसे कि रिसीट्स और पेमेंट्स अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये बैलेंस चाहिए था मुझे, ये नहीं गिवन था। ओपनिंग पिछली बैलेंस शीट से मिल गया था, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेकर जाना था, तो उसके लिए हमने ये डेबिट्स क्रेडिट्स को ऐड और लेस कर लिया। ओके Yes, sir. अगली बात, आपका होमवर्क स्टार्ट हो रहा है अगली बात में। पॉइंट नंबर 8,
डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, ये वाला पॉइंट। और ऊपर जो फर्नीचर सोल्ड ऑन यकम जुलाई, आगे डिटेल भी गिवन है और कैश वो बैंक की फिगर भी गिवन है। इन दोनों को मिला लें, ये आपका होमवर्क है। करेंगे क्या, ये बताने लगा हूं आपको। देखिए, डेप्रिसिएशन भी है और डिस्पोजल भी है। IAS 16 कर चुके हैं ना, मैं इसलिए इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा, ये होमवर्क है। लेकिन कल सवाल पूरा करके आएंगे तो ये जो 1-2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे पेंडिंग करने हैं मैं वो समझा सकूंगा, क्योंकि वहां तक सवाल होना जरूरी है अगले पॉइंट समझने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जितनी बात करके भेजूंगा वो सारा सवाल कंप्लीट होना चाहिए। बहरहाल डिस्पोजल है, आपको पता है एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो डिस्पोजल के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकलेगी और कहां चली जाएगी, डिस्पोजल में। वो कॉस्ट सवाल में गिवन है, मैंने फिर भी नहीं लिखी। देखें नीचे, देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्नीचर सोल्ड हुआ है यकम जुलाई 9 पे, परचेज्ड फॉर 280 ऑन यकम जुलाई 6। तो ये 280 क्या था, ये 280 यहां से निकल कर डिस्पोजल अकाउंट में आ जाना है। पढ़ा हुआ है ना, नहीं लिख रहा जान के ताकि आप घर करें, बोलते हुए लिख भी सकता था। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसकी स्टेप 2, इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकालनी है। कोई मुश्किल नहीं था, यकम जुलाई 6 को खरीदा था, यकम जुलाई 9 को बिक गया, तो कितने साल, 3 साल हमने इस्तेमाल किया। 280 इंटू 10%, 1 साल की डेप्रिसिएशन इंटू 3, 3 साल की डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन यहां से डेबिट हो जाएगी, जितनी भी होगी मुझे पता है, बोलते हुए मैं लिखवा भी सकता था, डेबिट होकर डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट। उसके बाद चौथा स्टेप, तीसरी पेमेंट तो हम रिकॉर्ड कर ही चुके हैं, ठीक है। चौथा स्टेप क्या था, गेन या लॉस निकल आएगा। ओके, ठीक है ना, करेंगे ये काम, अभी पूरा नहीं हुआ ये काम। दूसरा काम क्या होगा आपका, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट करना। और जाहिर सी बात है लैंड एंड बिल्डिंग को करने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह उसका रेट गिवन। तो फर्नीचर के लिए आप वर्किंग करेंगे, जाहिर सी बात है। उस वर्किंग में क्या करेंगे, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, याद आ रहा है। अब ओपनिंग कितने हैं, 825। भाई समझ आ रही है ना बातें, ये सिर्फ डिस्कस इसलिए करके छोड़ रहा हूं कि कुछ आप भी करके हैं घर से, ये तो IAS 16 के लिए बच्चों वाला सवाल है। 825 ऑल की कॉस्ट और 280 डिस्पोजल की कॉस्ट। तो 825 माइनस 280 इंटू 10% ओपनिंग की कॉस्ट, ओपनिंग की डेप्रिसिएशन, कोई इस पे फ्रैक्शन नहीं लगेगा। फिर ऑन एडिशन कितना, 64, ये कितने महीने, 6 महीने, 10% इंटू 6/12, 12 महीने नहीं जी, यकम जनवरी को आया और हमारा साल 30 जून पे खत्म हो रहा है। ओके, और डिस्पोजल क्योंकि साल के पहले दिन निकल गया उस पर डेप्रिसिएशन, तो वो सिंपल सी वर्किंग करेंगे और एंट्री पास करेंगे। मैंने तो क्वेश्चन मार्क लगाया, जुबानी बता दिया, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज क्रेडिट, ठीक है जी। तो इसकी वर्किंग कर लीजिएगा, कोई सी वर्किंग होगी वो वर्किंग आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये रिसीट्स जो मुझे जरूरत थी बैंक में लिखने की वो मैंने डेबिट कर दी, ठीक है, बैंक डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। बाकी आपका होमवर्क है डिस्पोजल रिकॉर्ड करना और 0.8 में डेप्रिसिएशन लेना, ठीक है जी। टाइम पे आया करो, बैठ जाओ वहीं पे, कर लेंगे होमवर्क। एंट्री लिख जरूर लें, क्वेश्चन मार्क ना लगाइएगा क्योंकि आपने यहाँ पे फिगर लिखनी होगी। एंट्री लिख लें, घर पे जाते ही सबसे पहले ये एडजस्टमेंट करनी है आपने, 2-3 मिनट लगेंगे आपको। भाई साहब इंट्रो के बच्चों ने टेस्ट कम दिया है, हाँ बस बाहर वो लिस्ट लेके खड़े हो जाइएगा, जिन्होंने टेस्ट दिया है सिर्फ वो अंदर आएंगे, बाकी सब बाहर में। ये डिस्टर्बेंस हो रही है इसमें, बारिश हो रही है, बारिश कहाँ से हो रही है, इस साइड पे हो जाओ तारिक, तुम गिली ना हो जाओ। पॉइंट नंबर, तरतीब जरा बदल रहा हूं, पॉइंट नंबर 10 सबसे पहले पढ़ें और उसकी एंट्रीज गए 1 मिनट के अंदर अंदर, 30 सेकंड का काम है वैसे ये।
भाई सवाल में अभी तक कोई मुश्किल बात नहीं की, लेकिन आपको कहा था फॉर्मेट बना लें। कोई मसला तो नहीं किसी को अभी तक, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ के चलना, क्योंकि ये सवाल तकरीबन 1.5 लेक्चर पे बटा हुआ है, तो इधर कोई कंफ्यूजन रह गया तो फिर आगे क्या करेंगे। ठीक है, 1.25 लेक्चर पे। ओके 10 Following account balances were obtained from the memorandum records: purchases, discount received, sale returns। हाँ एक ही मसला है बस, एंट्रीज तो बड़ी सिंपल थी। परचेज तो डेबिट करना आता है आपको, लेकिन कैश है या क्रेडिटर क्रेडिट ये नहीं लिखा हो। 20 बार ये बात बोल चुका हूँ आपके साथ कि सेल हो, सेल रिटर्न हो, परचेज हो, परचेज रिटर्न हो। सवाल में नहीं लिखा तो कौन सी? क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज है और सेल रिटर्न है, दोनों कौन सी हैं? क्रेडिट। क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल रिटर्न्स। और डिस्काउंट रिसीव्ड तो होता ही क्रेडिटर से, जिसके पैसे देने हैं वही माफ करता है, सेटलमेंट डिस्काउंट इनकम है। जिससे पैसे लेने हैं उसको ही अलाउ करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। ठीक है, तो वो तो है ही डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड। तो ये तीनों एंट्रीज पास करते हैं। पहली एंट्री परचेजेस डेबिट क्रेडिटर, लेकिन परचेजेस की बजाय हम क्या बना रहे हैं? तो 2570, ठीक है, इन्वेंट्री डेबिट और 2570 से क्रेडिटर क्रेडिट इन्वेंट्री अब चूंकि आखिरी सवाल कर रहे हैं तकरीबन, तो अब परचेज कार्ड के इन्वेंट्री में नहीं भी लिखता, याद हो ही गया अब। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। एंट्री बोले क्रेडिटर डेबिट 30 से और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम ये क्रेडिट कितने से? 30 से। तीसरा क्या है जी? हाय हाय, सेल रिटर्न आ गई। वैसे कुछ याद आ रहा है? दानिश वाले सवाल में एक बार आई थी। अच्छा भूल गया वैसे, दिल में अब आ गई है बात। अगली बार जिंदगी रही तो बच्चों के साथ ऐसे करूंगा, क्वेश्चन बैंक का सवाल करवाते हुए ना सेल रिटर्न डाल दूंगा उसमें, फिर दानिश वाले में 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार। जरा 3 बार हो जाए ना ज्यादा बेहतर हो जाता है। बहरहाल चलें कोई बात नहीं। हमने देखा था अगर सवाल में रिटर्न आ जाए तो फिर अगर हमने सेल से कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है और डेटर के लेजर से वो सेल मिली है, तो वो सेल कौन सी होगी? ग्रॉस, क्योंकि सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल रिटर्न डेटर्स क्रेडिट। ठीक है ना? तो अगर हमें सेल से कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है तो ये ग्रॉस सेल्स है, इसमें से नेट करके हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकाली थी उस सवाल में। और वहां बताया था हो सकता है कभी कॉस्ट ऑफ सेल से सेल निकालना पड़ जाए, तो कॉस्ट ऑफ सेल से जो सेल निकलेगी वो नेट होगी। अगर डेटर के लेजर में लिखना पड़े तो डेबिट साइड पे वो ग्रॉस हुआ करती है। तो हो सकता है ऐसा कोई मामला इस दफा हो जाए, हो सकता है ना भी हो, बहरहाल पता तो होना चाहिए। तो एंट्री क्या बनी? सेल। अच्छा सेल्स 2 तरह की है ना। पहली सेल कौन सी है? मैं डेटर की बात कर लूं अगर, तो क्रेडिट सेल्स, लेकिन डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये जगह तो इसके लिए रख ली मैंने। ठीक है ना? अब रिटर्न की एंट्री यहीं पे ब्रैकेट में हम किया करते थे ना, तो सेल रिटर्न की एंट्री बोले सेल रिटर्न डेबिट का मतलब सेल को ही माइनस करके शो करते हैं। ठीक है जी, कितने से? 15 से सेल रिटर्न डेबिट डेटर्स क्रेडिट। पॉइंट 10 को टिक कर लें। टेन हो गया जी पॉइंट। पॉइंट नंबर 9 है
सवाल में कॉन्सेप्ट्स सारे ही इंट्रो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। करवा इसीलिए रहा हूँ कि जरा चले रिवीजन हो जाए किसी न किसी दर्जे में, ओके। और मैंने पहले भी ये कहा कि बहुत मुश्किल है कि इस तरह का सवाल अब आए, वो और चीज़ें अब टेस्ट करता है जिस तरह की हम देख चुके हैं रिसेंट अटेम्प्ट्स में भी, ठीक है। हमने रिसेंट तकरीबन सारे ही सवाल रिसेंट अटेम्प्ट्स के किए हैं, ठीक है। तो उनमें जो उसका ट्रेंड चल रहा है वो सेम नज़र आ रहा है आपको उसमें। ये तो बहुत पुराना सवाल है, करा सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि इन 5, 6, 7 मुख्तलिफ एडजस्टमेंट में से हो सकता है कोई एक हमारे काम आ जाए, पर्चे के अंदर आ जाए, कोई एक आधी इनमें से आएगी, 2 आ जाएंगी, ये नहीं कि सारा सवाल ऐसा आएगा। बड़ा बेसिक सा सवाल है और ये तब अकाउंटिंग और हिसाब में डिवाइडेड थी, तो उस वजह से चाइल्ड इन्वेंट्रीज का टॉपिक, बैड डाउटफुल डेट का टॉपिक, ये सारे इस अकाउंटिंग में आते थे जिसमें सिंगल एंट्री भी आती थी, तो उसमें बड़ी तफसील से पूछा हुआ है इसलिए, ओके। बहरहाल पॉइंट नंबर 9 पढ़ें तो ये भी इंट्रो में हमारे सामने से गुजरा था पॉइंट। बोनस इज पेएबल टू द मैनेजर एट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगली बात छोड़ें, ये समझाऊंगा। वैसे तो पहली क्लास में ये इरादा था कि फॉर्मूला लिखवा दूंगा, लेकिन सवाल वहां तक पहुंचा ही। तो नेट प्रॉफिट आपने निकालना है, नेट प्रॉफिट निकलेगा तो उसकी परसेंटेज इसको देनी है, ठीक है। अब सवाल जब आप घर पे कंप्लीट करेंगे, सब गौर से सुने, तो नेट प्रॉफिट यहां पे निकालकर नीचे 2 लाइनें खाली छोड़ देंगे, वो मैं कल सिखाऊंगा ना आपको, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला है सिंपल, 5% है ना डिस्काउंट, आफ्टर तो हम कर देते थे 5/105, लेकिन ये तो हो गया फॉर्मूले का रटा, उसको छोड़ें। हम कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे कि फॉर्मूला नहीं भी किसी को याद होता तो इक्वेशन बनाकर कैसे ये कर सकते हैं, तो इस पर जाहिर सी बात है मुझे 5, 7, 10 मिनट भी लग सकते हैं, तो इसलिए वो काम कल पे चला गया। आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट तक कैलकुलेट करके नीचे 2 लाइनें खाली छोड़ देनी है। अब ये वाला बोनस जो होना है ये पेएबल होना है, पेड नजर भी नहीं आया आपको बैंक में, कैश में भी नजर नहीं आएगा, इसलिए इसकी पेएबल की एंट्री बनेगी, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। इसलिए बैलेंस शीट साइड को किसी भी चीज को टोटल भी ना करना, आपके कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, उसको तो टोटल हो जाएगा। लायबिलिटीज लिख के एक लायबिलिटी की जगह अभी रह जाएगी एंड पे, वो खाली छोड़ना। एसेट्स को भी ना टोटल करना, यानी बैलेंस शीट का टोटल ना करना, और इनकम स्टेटमेंट में 2 लाइनें खाली छोड़ देना। पॉइंट 9 को एनसर्कल करके साथ लिख लो टुमारो। पिछली क्लास में लिखवाया था लास्ट, लेकिन पिछली क्लास में पता लगा कि ये लास्ट पे नहीं हुई, तो इसलिए अब ये टुमारो। उनको कह दिया तो आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो नहीं बना, अगर पहले पढ़ाया ज्यादा अच्छा बना, ठीक है। किसने बोला फायदा होगा? अच्छा सुने जी, सुने, ये एडजस्टमेंट सबसे एंड पे होनी है, ठीक है। इसलिए फिलहाल इसको भूल जाएं, जब तक नेट प्रॉफिट निकल नहीं सकता तब तक ये बोनस भी निकल, तो नेट प्रॉफिट तो ये वैसे ही सबसे एंड पे होने वाली एडजस्टमेंट, जब सारा सवाल कर लेने के बाद नेट प्रॉफिट निकलना था, फिर हमने ये बोनस। बहरहाल इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, करवाऊंगा रिवाइज इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 8 टिक कर चुके हैं आप? पॉइंट 7 आपके पास 30 सेकंड है इसको करने के लिए, एंट्री करने के लिए। चलें 1 मिनट और 10 सेकंड, इतना टाइम यकदम बढ़ गया, डबल। एक मिनट 10 सेकंड इसलिए दिए हैं कि आप 6 और 7 दोनों करें। रिलैक्स होके सवाल करने की आदत नहीं डालनी खुद को, तेजी से करना है, पर्चे के अंदर भी, टेस्ट के अंदर भी, घर में भी। जल्दी करें। ये पॉजेस भी ना काटा कर, बच्चों को लगता है शायद वीडियो कट गई। बच्चों ने तंग किया हुआ आजकल फोन में। जी कितने बच्चों ने कर लिया है पॉइंट 7?
6 और 7 दोनों कर लिए, बहुत कम है, पता नहीं कोई काम तो था नहीं। इधर देखें आप, बस करें, अजीब सुस्त लोग। सुने, आसिफ एस्टिमेट्स दैट ही विथड्रू 60,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। कुछ बच्चे इस एस्टीमेट को कह रहे हैं लो जी एग्जैक्ट नहीं है। अब भाई खुदा आगे लिए ऐसी बात ना किया करें। एस्टीमेट जब वो ड्राइंग्स को अभी तक तो इतना तजर्बा, वसी तजर्बा रखते हैं अब आप सिंगल एंट्री का सवाल करने का, तो उस वसी तजर्बे को बुनियाद बनाते हो कि देखें ना आपको 16वां 17वां सवाल हम कम से कम कर रहे हैं मिला जुलाकर क्लास वर्क होमवर्क, तो इतने सवालों के अंदर आपको अभी तक ये नहीं पता लगा ड्राइंग्स मिसिंग करनी हो तो वो क्लियरली क्वेश्चन मार्क लगाता है या ऐसा लफ्ज लिखता है जिससे वो चीख चीख के कह रहा होता है कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। रेंजिंग फ्रॉम 10 to 15, अब बताओ इसमें क्या एग्जैक्ट है, इन द रीजन ऑफ, या क्वेश्चन मार्क्स बेताशा देखे आपने। तो जब तक ऐसी क्लियर कट बात ना लिखी हो तो ऐसे ही खाम का खुद को मुसीबत में नहीं डालना। मैं कई बार ये बात करता होता हूं कि आईकैप के स्टूडेंट का एक बड़ा मसला ये है कि सादा बात को भी मुश्किल बना के खुद को मुसीबत में डाल लेता है। आईकैप इतनी सीधी बात कैसे कर सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? और वाकई आप ऐसा कर रहे होते हैं तो ऐसा ना किया करें। जो चीज सीधी सीधी लिखी है वो सीधी सीधी ही है। तो ये ड्राइंग्स लिखी हुई हैं, कितने बच्चों ने ड्राइंग्स लिख लिया था इनको? अच्छे बच्चे हैं ना, वैसे ही मैं गुस्सा कर रहा था जी। एस्टिमेट्स दैट ही विथड्रू 60,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। एंट्री 60, ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। कहाँ गया ये? ठीक है जी, नेक्स्ट। अब आखिरी सवाल है बेटा, अब आदत पड़ चुकी है आप लोगों को। नेक्स्ट सन्ड्री, हाँ वो कह रहा है अब इसको भी एस्टीमेट कह लो, अगर उसको एस्टीमेट कहना तो फिर ये सारे ही एस्टीमेट एंड लगा हुआ है, फिर सब कुछ ही एस्टीमेट है, सारे क्वेश्चन मार्क लगाओ घर आ जाओ, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना। तो आसिफ एस्टिमेट्स दैट ही विथड्रू 60,000 फॉर हिज पर्सनल यूज एंड पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस एग्रीगेटिंग 25,000 बिफोर डिपॉजिटिंग द प्रोसीड्स फ्रॉम कैश सेल्स। वो तो हमने पहले ही एंट्री कर दी थी, बैंक से मिल गया था हमें। तो ये इसकी एंट्री क्या होगी जी? इसकी एंट्री क्या होगी? सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट। तो एक्सपेंसेस का तो एक ही लेजर बना हुआ है, उसमें इसको भी बैंक ने कुछ खर्चे बैंक से पे हुए, कुछ कैश से, वैसे भी सब एक्सपेंसेस का इकट्ठा लेजर है ना, तो पेमेंट हो रही है कितना जी? 25,000, ठीक है जी। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, बस एक्सपेंस लिखे और यहां पर कैश। बिफोर डिपॉजिटिंग द प्रोसीड्स इन बैंक फ्रॉम कैश सेल्स। तो वो हमें पता लग गया कि कैश सेल्स भी हैं, ये भी पता लग गया है, ये भी पता लग गया है कि कैश सेल्स हैं, पहले ही लिख लेना चाहिए था, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अभी एक और एडजस्टमेंट क्रेडिट सेल्स में रहती है, ठीक है जी। अब देखें, मैंने आपको ये कहा कि एक तो ये है कि आपके पास खुला डुला टाइम पड़ा है, और दूसरा ये कि आप एंड पे ये सवाल कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि साथ के साथ नंबर मिलते रहें। तो अगर आप गौर करें तो सवाल के अंदर आपके 0.6, चले 0.6 तो पहले कर लें, 0.6 भी कर लें, 0.6 भी साथ ही कर लेते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेएबल ऑन 30 जून अमाउंटेड टू 19। ये क्या है? ब्रैकेट को छोड़ें, फिलहाल ब्रैकेट को छोड़ें। क्लोजिंग में एक्सपेंस पेएबल कितना आ रहा है? और क्लोजिंग में प्रीपेड 9.7। ब्रैकेट में कहता है ये जो पेएबल आ रहे हैं ना 19 के, ये सिर्फ एक्सपेंसेस हैं, बाकी इंटरेस्ट इसमें नहीं है। अच्छी बात है, नहीं है, हमने तो वैसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस को अलग रखा हुआ है, उसको खुद ही देख लेंगे कि क्लोजिंग में कितना बनता है, उसको अलग से लेकर जाएंगे। इंटरेस्ट पेएबल अलग, बाकी एक्सपेंसेस पेएबल अलग, तो उसने एक्सक्लूडेड रखा हुआ है, तो अच्छी बात है, जान छूटी हमारी। तो ये एक्सक्लूडिंग वाली ब्रैकेट को अंडरलाइन करके लिखो, शुक्र है जान छूटी। हाँ, हमने तो वैसे ही एक्सपेंस को अलग रखा हुआ है इंटरेस्ट वाले को, ठीक है। और इतनी लंबी कहानी ना लिखो, इतना टाइम नहीं है, ओके, शुक्र है, काफी है, ओके जी। तो पॉइंट नंबर अभी पूरा नहीं हुआ, हो गया पूरा। पॉइंट नंबर 6 को टिक करें, पॉइंट नंबर 7 को टिक करें, पॉइंट 8 को टिक किया, समझे टिक किया, घर पे जाके आपको वो 5 मिनट लगने हैं। 9 हम अभी कर नहीं सकते, 10 भी टिक हो गया। अब देखें तो ये लेजर आप 1 2 3 4 5 मेरी बात मान लें, अभी पढ़ाता हूं आपको, क्योंकि आपने सवाल पढ़ लिया होता तो मेरी बात को मानना ना पड़ता, खुद ही समझ आ रही होती, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंसेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब सवाल पर्चे में तो 2 दफा पढ़ के शुरू करते हैं, फिर तीसरी बार करते हुए भी पढ़ रहे होते हैं।
तो सवाल में एक्सपेंसेस की इतनी ही एडजस्टमेंट थी, तो आप क्या किया करें, एंड पे कर रहे हैं सवाल, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही जाना है ना एक्सपेंस, उठा के ले जाओ, कितना बनता है 278.9। ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंसेस के नाम से सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख लो, एक्सपेंसेस लिख लो, बस ठीक है। वर्किंग का रेफरेंस दे दो, 7 है जी। टोटल बैलेंसिंग फिगर निकली है कितनी, 278.9। साथ ही क्लोजिंग्स को बैलेंस शीट में भी पहुंचा लो ताकि वो नंबर भी मिस ना हो। सवाल एंड पे कर रहे हैं ना, अब पेपर पासिंग की बातें में थोड़ी थोड़ी कर, सवाल एंड पे कर रहे हैं ना, तो साथ के साथ नंबर स्कोर करते जाए। क्लोजिंग में एक्सपेंस जो है वो प्रीपेड भी है और पेबल भी है। प्रीपेड एक्सपेंस लायबिलिटी होती है, एसेट होता है, और पेबल एक्सपेंस यूं लिख लेते हैं, एक्सपेंस पेबल और एक्सपेंस प्रीपेड या प्रीपेड एक्सपेंस जैसे उसने लिखा हो। ओके, इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सवाल में गिवन था जी। कितना एक्सपेंस पेबल 9, 3 और 9.7। तो देखें आप, ये लेजर कंप्लीट हुआ, इससे हमने मार्क्स भी स्कोर कर लिए हैं, जो चीज जहां पहुंचनी थी वो उसी वक्त पहुंचा दी। ऐसे ही आपने तो इससे भी पहले कर लेना था, ये बताता हूं, आपने यहां से 280 माइनस करना था, यहां पर आ जाना था वो यहां पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन 1 मिनट का काम नहीं है, कैलकुलेटर भी डायरेक्ट निकालना था यहाँ पे, क्लोजिंग डेप्शन एक्सपेंस निकाल लेना था, आपके पास डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री भी पड़ जानी थी। ये क्लोजिंग उठ के बैलेंस शीट में, ये क्लोजिंग उठकर भी, सॉरी ये क्लोजिंग उठकर भी उसमें से नेट हो जाता है, ठीक है। साथ के साथ नंबर स्कोर हो सकते हैं। ओके, तो 0.9 समझे है ही नहीं आज सवाल में, बल्कि मेरे ख्याल में रहने ही देते हैं इसको, चले कल देखेंगे। 0.9 समझे है ही नहीं सवाल में, और उसके अलावा हमने 0.6, 7, 8 और 10 टिक कर लिए हैं, ठीक है, ठीक है ये। अब पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। यहां तक कोई मसला है तो बताएं। कोई कंफ्यूजन, कोई नोट कर रहा है? पॉइंट 1, आसिफ सेल्स द गुड्स एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 1/3 ऑफ देयर। भाई ये 1/3 का मतलब क्या है, 1/3। 1/3 मतलब 33.33333, ठीक है। तो सेल के साथ जोड़ रहा है वो, बोलो, यानी अगर मैं यहां पर आर्जी तौर पे कोई लिखूं बात, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, वो कह रहा है 100 सेल है, 33 ही लिख देता हूं बस, ठीक है, 33 और ये 60, ठीक है। ये लिखने के बाद बात खत्म कर देता तो अच्छा होता। आगे क्या कह रहे हैं, दैट इज एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ। भाई एक तो ये मार्जिन के लफ्ज से परेशान नहीं होना, आपने इंट्रो में इन्वेंट्री के टॉपिक में 1-2 पास पेपर्स के अंदर ये चीज देखी होगी, एक आध के अंदर इस तरह से नजर आता है। वैसे आपको पता है मार्जिन का मतलब ऑन सेल्स होता है और मार्कअप का मतलब ऑन कॉस्ट होता है, लेकिन एक आध दफा पास पेपर के अंदर इन्वेंट्री के टॉपिक में उसने इस तरह से भी सवाल में लिख दिया, मार्जिन ऑन कॉस्ट, मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट इज प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। अब नीचे मार्जिन लिखा हुआ है, आगे ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, तो क्या करें, कंफ्यूज नहीं होना। मार्जिन एक उर्फ आम में बोला जाने वाला लफ्ज भी है ना, जैसे मैंने इससे पूछा, हाँ भी खान साहब क्या नाम है तुम्हारा, मैं कहा हाँ भी हमजा, क्या हाल है, ठीक ठाक, क्या कर रहे हो आजकल सीए करने के बाद, कहाँ से हो तुम, कहाँ से, स्वाद। सर स्वाद के अंदर मेरी पिशावरी चप्पलों की अपनी फैक्ट्री है, ठीक है। हाँ हंसो हंसो, तुम लोगों ने मुलाजिम लगना है इसका जाके। तो हमजा ने कहा कि मेरी आजकल, ये मैंने असल में एग्जाम्पल में आगे बनाना ही था, तो चलो अभी से ही शुरू कर देते हैं। हाँ हमजा ने कहा मेरी आजकल स्वाद में पिशावरी चप्पलों की फैक्ट्री है। अच्छा, कैसे मार्जिन्स हैं इस बिजनेस में, कैसे मार्जिन्स हैं यार, इसमें तो बड़ा मार्जिन है, लोग बोल रहे थे ना ऐसे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसने सेल के साथ ही प्रॉफिट लिंक किया होगा तो इसको पता है, तो ये कॉस्ट प्लस पे चल रहा हो, तो मार्जिन का लफ्ज उर्फ आम में बोल दिया जाता है, उससे परेशान ना हो। इसको छोड़ें, मसला क्या है उसकी तरफ आए। एक तरफ उसने कहा 1/3 ऑफ, 1/3 को बेशक आप इनसर्कल करके लिख भी लें 33% आसानी के लिए,
एक बात उसने की 33% ऑफ सेलिंग प्राइस, और अगली लाइन में कह रहा है 50% ऑफ कॉस्ट, 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। लो, यानी इसमें 100 लोज, और दरमियान में लिख क्या रहा है इन दोनों के, दैट इज का मतलब क्या होता है, ये दोनों एक ही बात है। कहां है एक बात, एक 67,33,100 आ रहा है, दूसरा ये कैसे एक बात है, वो कहता है जी दैट इज। बताओ जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 100 रुपया, और मैं आपको कहता हूं मुझे सेल्स कैलकुलेट कर दें, ठीक है, इसको लगाएं सेल्स जी। गिवन अमाउंट क्या है 100 से परेशान हो रहे हैं, 500 कर लें, इसको 700 कर लें, ठीक है, ताकि वो जरा नहीं, फिर 1000, फिर सिफरें जी। 700 गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज कितनी है जी, 67 इंटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज 100, आंसर इज 10, ठीक है जी। उसके बाद अब ये कॉस्ट ऑफ सेल तो सेम है, ये फॉर्मूला लगा के सेल्स निकाल कर देखते हैं, तो सेल्स के फॉर्मूला तो वही रहना है। गिवन अमाउंट क्या है 700, इसकी परसेंटेज अब क्या है 100 इंटू आंसर इज 10। ये फर्क क्यों आया, 0.333 की वजह से, ठीक है ना। तो अगर छोटी फिगर रखता तो शायद 1 रुपए का फर्क आता, या यहाँ पे 4 को 3 लगा लो, 0.33 या इसको 66.666667 कर लो, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का मतलब सेम ही था, उसके कहने का मतलब भी यही था, ठीक है, कि इन दोनों का मतलब एक ही है, तो दोनों इस्तेमाल नहीं करने, इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर ले जो आपको पसंद हो। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे ये पसंद आया था, 100 + 50 = 150, ठीक है जी। तो ऐसी बातों से परेशान नहीं होते, पेपर में तो शायद ये चेक भी ना करें, इतनी अंग्रेजी तो हमें आनी चाहिए कि उसने लिखा हो 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज, जिसका मतलब 50% ऑन कॉस्ट है। तो हम ये ना कहें कि जरा चेक तो करें तुम्हें पता भी है या नहीं। वो कह रहा है कि 33% ऑन सेल्स यानी 50% ऑन कॉस्ट, तो आप उनमें से कोई एक ले लेना, दोनों को प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्लास की प्रूव कर दिया, ओके, ठीक है जी। पॉइंट 1 भी टिक कर लें। ये जी स्वात वैली है, और ये स्वात वैली में हमजा की फैक्ट्री है। अच्छा बेटा प्लीज, जरा फजूल बातें करनी है तो क्लास से बाहर जा सकते हैं आप लोग, फजूल बातें बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा, टाइम कम है ऑलरेडी। मस्करे फिर बनना किसी दिन, जिस दिन टाइम हो, जो कि इस सेशन में तो नहीं मिलना, ओके। हमजा चप्पल फैक्ट्री, आपने ही क्यों की, बताओ ही क्यों की, चप्पल की वजह से। ये एहसान चप्पल स्टोर का नाम सुना हुआ है? नहीं, आपने ECS का नाम सुना हुआ है। हर बात पे ही नहीं कर लेते होते, ठीक है। तो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ऐसे, आपने लगना तो इन्हीं का ही अकाउंटेंट है जाकर। तो प्लीज कोशिश करें हमजा से बना के रखें। उसकी वजह ये है कि आपको सीए के बाद फिर आपने वेले फिर कहना यार सामने कोई मुंह नहीं ला रहा, तो तुसी रख लो पाए नो, कहा चल ठीक है आ जा यार, कोई नहीं मसला, आ जाना पर, ओके। हमजा के चप्पल फैक्ट्री में चप्पल बनते हैं, जिसको वादी स्वात में भी बेचा जाता है और सारे KPK में उनको फरोख्त किया जाता है। KPK को छोड़ो, फिलहाल सिर्फ वादी स्वात में ये इन चप्पलों को बेच रहा है। अब चूंकि ये CA करने के बाद अपना बिजनेस कर रहा है, तो ये लाहौर से भी होकर गया हुआ है। अब इसको पता है लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत से पठान जो हैं वो यहाँ पर CA करने भी आए हुए हैं,
और कुछ और लोग भी हैं जो पिशावरी चप्पलों को पसंद करते हैं। बड़ी प्यारी जूती होती है, अच्छी जूती है, मजबूत भी बड़ी है। टायर का नीचे जो है ना उन्होंने सोल लगाया होता है, तोड़ के दिखाओ, ठीक है, ट्रक के टायर का सोल लगा हुआ है। तो नहीं, बड़ी अच्छी जूती, मुझे बड़ी पसंद है, मैं पहनता होता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है ना, समझो कि ये पिशावरी चप्पल ऐसी कोई बात नहीं है। वो पढ़ाते हुए नहीं पहन सकता, वो काफी देर खड़ा होना पड़ता है। अच्छा सुने 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 सुने, उसको छोड़े, बात पे आए। अब हमजा ने ये सोचा कि सिर्फ स्वात वैली के अंदर मैं ये चप्पल बेचता हूँ, मैं अगर इसको लाहौर में भी इस बिजनेस को फैला दूं तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हमजा के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, ये इस तरह करके ना फोल्ड हुए होते हैं, जब ये बन के ना बिकने के लिए आते हैं तो फोल्ड हुए, तो ये एक जोड़ा है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे जोड़े फैक्ट्री के अंदर ये स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है जी। फिर सारे ये चप्पल बने हुए पड़े हैं। ज्यादा हंसो नहीं, वरना मैंने यही चप्पल निकाल के आप लोगों को आपके वालिदैन का किरदार मैं अदा कर सकता हूँ थोड़ी ही देर में, ठीक है जी। तो ये सारा स्टॉक है, बाकी कुछ बैठने की जगह भी है इनकी यहाँ पे। अब हमजा ने चप्पल एक बोरी में भरे और लाहौर आया। ये लाहौर है, चलो ठीक है ना, अब तकलीफ हो रही है, पहले तो छोटा सा स्वाद, ये छोटा सा लाहौर कहो ना, चलो बस काफी है। स्वात वैली लिखा हुआ है, स्वात वैली बहुत बड़ी, आपको नहीं पता। अच्छा सुने 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 सुने, लाहौर में आया, लाहौर में आके मुख्तलिफ दुकानों पर गया और उन्हीं में से एक बरकत मार्केट का बाटा वाला स्टोर भी था। ये है बाटा बरकत मार्केट, यहाँ पर ही पठान ज्यादा रहते हैं बरकत मार्केट में। तो इनके पास भी आया हमजा जूते लेकर। सेल ऑन रिटर्न बेसिस पड़ा हुआ है, वैसे पूछ तो लूँ इंट्रो में, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पड़ा हुआ है, हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है इंट्रो में सेल ऑन रिटर्न बेसिस? चलो खैर, कुछ ने पढ़ा हुआ है, बाकियों को समझा रहा हूँ जितनी जरूरत है। अच्छा जी, ये फैक्ट्री अपनी से जूते निकाले इसने, बोरी में डाले, और ये पैदल नहीं बेटा, मोटरवे आती है अब स्वाद से, ठीक है जी। तो ये मोटरवे है जो स्वाद से निकली और लाहौर तक आई है, ठीक है जी। ओके प्लीज, फजूल बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये जो फजूल बातें कर रहे हैं प्लीज ये चुप कर दें, ठीक है। अगर कोई पकड़ा गया, जो कि मुझे पता लग रहा है एक दो हैं जिनके अभी मुंह में आते हैं और इस तरह से कुछ हैं, तो वो पे मैं बाहर भेज दूंगा क्लास से। अच्छा जी, और लाहौर पहुंचा और बाटा वालों को आके कहा इसने कि ये चप्पल आप मुझसे खरीद लें। अब इसको 400 रुपए का एक चप्पल बनता है इसका, ठीक है, आपको पड़ेगा, ठीक है। मैं कहने लगा 400 में पड़ता है, वो नाराज ही ना हो जाए, ठीक है। 400 का एक चप्पल इसकी फैक्ट्री में बन जाता है, जिसकी कॉस्ट आती है इसको 400 रुपया। अब इसने आकर कहा बाटा वालों को, मुझसे ये 600 रुपए में एक चप्पल का जोड़ा आप ले लें। आगे आपको अपने प्रॉफिट पे बेचें, 1000 का बेचें, 1200 का बेचें, ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। बाटा ने कहा नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास अपने काफी चप्पल पड़े हुए हैं, हमारे पास अपना जूता काफी है, हम अपने जूते बेचते हैं। उसने कहा नहीं यार प्लीज रख लें, मैं इतनी दूर से आया हूँ, देखे बोरी सारी उठाकर इन चप्पलों की, तो आप ये रख लें। आपको नहीं पता यहाँ पे बहुत सारे पठान रहते हैं, लूट सेल मत जानी है, एक बार रख के तो देखें। उन्होंने कहा नहीं यार दिल नहीं मान रहा। उसने कहा अच्छा ऐसा करो, मत खरीदो, 1 महीना मानतन रख लो, 1 महीने बाद में आऊंगा, अगर आपके ये जूते बिक गए हुए तो मैं अपना 600 ले लूंगा, ऊपर जितने के आपने बेचे वो तो आपका प्रॉफिट। तो इस बात पे बाटा वाले राजी हो गए और हमजा ने ये जूते बाटा में रख दिए। थोड़े से जो उठा के बोरी के अंदर लाया था ये बाटा के अंदर रख के चला गया, ठीक है। तो ये क्या किया है हमजा ने? सेल्स की है ऑन, यानी 1 महीने बाद आए और कोई भी जूता ना बिका हो तो सारे के सारे वापस लेकर जाने पड़ेंगे। तो क्या मेरा आपसे सवाल है, क्या सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर जो चीजें रखवाई गई वो हमारी सेल है? ये धोखा है लव्स, ये धोखा है लव्स। रिटर्न बेसिस पर चीजें रखवाई
ये बस नाम ही है इसका, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ये कभी भी सेल नहीं होती। सेल ऑन रिटर्न बेसिस इज नॉट अ सेल, इज नॉट अ सेल। क्यों नहीं है सेल? वाई इट इज नॉट अ सेल? क्वेश्चन अराइज हुआ, कोई जवाब दे दे। अनसर्टेनिटी है, वी आर नॉट सर्टन कि ये आगे बिकेंगे या नहीं। अब थोड़ी देर के लिए ना हम सब मुंशी बनेंगे हमजा के, ठीक है ना। हाँ, उसकी अब ये हमारा बिजनेस है, ये स्वात वैली में हमारी जो चप्पल फैक्ट्री है, इसी के हम अकाउंटेंट है इस वक्त। तो हम सही कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको अपनी सेल नहीं कह सकते, बिकॉज हमें सर्टेनिटी नहीं है कि ये जूते बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। तो जब तक हम अनसर्टेन है, क्यों सेल नहीं है? बिकॉज इट इज अनसर्टेन। जब अनसर्टेनिटी है तो ये सेल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेल नहीं है, पहली बात क्या हमने डिसाइड कर ली, दिस इज नॉट अ सेल। तो फिर अगली बात ये बताएं कि ये स्टॉक किसका है? बाटा का नहीं, बाटा का नहीं भाई, यही तो बात कर रहे हैं कि ये सेल नहीं है। नाम लिखा है सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ये सेल नहीं है, क्योंकि हम अभी सर्टेन नहीं है कि ये चीजें उसने एक्सेप्ट की या नहीं की। तो जब ये सेल नहीं है, हमने चीजें उसको समझो नहीं दी, तो फिर ये किसकी चीजें हैं? हमारी ही चीजें हैं। बस हमारी प्रेमिसेस की बजाय ये कहां पड़ी हुई हैं? बाटा की प्रेमिसेस में। तो जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहां से डिराइव हुई वो क्या है कि सेल ऑन रिटर्न बेसिस सेल नहीं है। अगर सेल नहीं है तो इट इज आर स्टॉक इन अदर्स प्रेमिसेस। बाटा हमारी एग्जांपल में बाटा, ठीक है जी। तो ये दो बातें याद रखनी है। ये तो था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट क्या है? सेल ऑन रिटर्न बेसिस इज नॉट अ सेल। अगर हमारी सेल नहीं है तो फिर जितनी चीजें पड़ी हैं वो उनके पास अमानत हैं। वही यही कह के आया था, अच्छा यार अमानतन रख लो, महीने में बिक जाएंगी, महीने बाद पता कर लूंगा, बिक गई तो पैसे दे देना, नहीं तो चीजें वापस ले जाऊंगा, एक महीना रख तो लो। तो अमानतन पड़ी हुई हैं। सो स्टॉक किसका है? हमजा का है। पड़ा कहां है? अब ये तो था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट इज ओवर। ये क्या था? कॉन्सेप्ट इज इन डिब्बा, इट इज ओवर। अब सवाल में ये कॉन्सेप्ट नहीं चेक करता, बल्कि ये कॉन्सेप्ट को गलत अप्लाई करवा देता है अकाउंटेंट से। क्या मतलब? मिस्टेक्स बाय अकाउंटेंट। मिस्टेक्स बाय अकाउंटेंट, क्या मिस्टेक्स कर देता है अकाउंटेंट जी? अकाउंटेंट से गलतियां क्या सरजद हो जाती हैं। अकाउंटेंट साहब स्वात वैली बैठे हुए थे, हमजा गया तो था बोरी भर के चप्पल लेकर, वापस आया तो खाली हाथ था। तो पूछा, हमजा साहब चप्पल बाटा को दे आया? बाटा को दे आए, गुड। पैसे मिले? नहीं, महीने बाद जाऊंगा, इंशाल्लाह फिर मिल जाएंगे। मिस्टेक बाय अकाउंटेंट, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। लेट्स से 250 रुपए, ये थाउजेंड्स में है, ठीक है। 250 रुपए, हाँ फिगर्स में ना जाया करो, कॉन्सेप्ट समझा करो, ठीक है। फिर उसने सेल की एंट्री कर दी। सेल्स तो हमेशा किस पे? सेलिंग प्राइस पर ही रिकॉर्ड होती है ना। यानी ये वो 600 रुपए का जो एक चप्पल कह रहा था, 400 रुपए का नहीं रिकॉर्ड करना सेल को। 400 रुपए का बना के 400 रुपए का बेच दे तो फिर इतना सफर क्यों किया? वहीं पे बैठे रहता। 450 का 500 का तो स्वाद में भी बिक रहा था ये चप्पल, तो क्यों 600 इतना सफर करके 600 में बेचने आ रहा है? थोड़ा सा प्रॉफिट ही कमाना है। तो फिर सेल रिकॉर्ड कर ली अकाउंटेंट ने, किस पे? सेलिंग प्राइस। तो मिस्टेक्स बाय अकाउंटेंट में पहली मिस्टेक उसने क्या कर दी? रिकॉर्ड्स द सेल्स, बल्कि यूं लिख लें, चुप मशवरे, उसने स्टॉक में स्टॉक को ऐड भी नहीं किया हुआ, ठीक है। तो
अब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी, देखें इसकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी, एड द स्टॉक एट बाटा, एड द स्टॉक एट बाटा इन और स्टॉक। ठीक है जी, क्या मतलब कि आपके पास आ रहा होगा स्टॉक इन और प्रेमिसेस या स्टॉक इन हैंड कर लें, चलो स्टॉक इन हैंड जितना भी होगा, ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे आर स्टॉक एट बाटा। ठीक है जी, ये कितना है, नहीं, नेवर, मैंने कहा था इसको 400 रुपए का एक चप्पल पड़ता है, मतलब बनाना पड़ता है। ठीक है, 400 में एक चप्पल बना पाता है और 600 का बेचने गया है, तो ये सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्डेड था। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ, तो रिवर्स भी क्या किया आपने। अब ये कभी भी सेलिंग प्राइस स्टॉक में नहीं आ सकती, बस याद ये रखना कि लेकर तो आओगे इसी फिगर को। ये शॉर्टकट बता रहा हूं कि आपको जिस फिगर से आपने रिवर्सल किया है सेल का, ये बुक के एंड पे ना सेल रिटर्न बेसिस की डिस्कशन है, इंशाल्लाह किसी वक्त कर लेंगे आधा एक घंटा लगा के तफसील से भी। अभी तो मतलब की बात बता रहा हूं, काफी है, इतना समझ लेंगे तो फिर जरा किसी ने आधा घंटा बात कर लेंगे इस पे। अच्छा, जब टाइम मिल गया, सेल रिवर्स की है, वो सेलिंग प्राइस पे पड़ी थी, लेकिन आपको पता है हमारा स्टॉक सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं होता, वो हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट पे। वो हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट पे। तो इसको हमने किस पर लाना होगा, एट कॉस्ट लाना होगा। ठीक है, वो कॉस्ट पे लाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा। अब क्यों, आपको अगर सेलिंग प्राइस ये पता है और मार्कअप मार्जिन सवाल में पता है, तो फिर आपके लिए मैं अज्यूम करता हूं कि ये 250 के स्टॉक की कॉस्ट थी, लेट से 180 रुपए, जो इसको 180 में ये सारे जूते इसके बने थे, इसने 250 के बेचे थे आगे जाकर। तो 250 से रिवर्स किया सेल को, और फिर इसको किस पे लेकर आए, कॉस्ट पे, और उस कॉस्ट को अपने स्टॉक में ऐड कर लिया। क्योंकि सेल ऑन रिटर्न बेसिस हमारी सेल नहीं है, तो सेल रिवर्स हो गई। जब हमारी सेल नहीं है तो फिर हमारा स्टॉक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, सेल ऑन रिटर्न बेसिस हमारी सेल नहीं है, अगर हमारी सेल नहीं है तो फिर हमारा स्टॉक है। अब अकाउंटेंट क्या गलती करता है, गलती से इसको सेल बना लेता है, तो करो रिवर्स। दूसरा काम नहीं बताएगा सवाल, लेकिन वो भी हुआ पड़ा है, इग्नोर कर देगा स्टॉक में उसको लेना, तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, बात समझे हो। लिखना चाहो तो लिख लो इसको, इतनी सी बात लिखें। यहां पे कोई सिस्टम नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, क्या कह रहे हैं आप वैसे, पता नहीं, देखते हैं, जरूरत नहीं है यहाँ। इंट्रो नहीं पढ़ानी मैंने, इंट्रो के लिए इंट्रो क्लास में आना पड़ेगा, सॉरी। तो पूरा टॉपिक है इन्वेंट्री का ना। ओके, लिखे रिटर्न बेसिस वाली सेल्स हमारी सेल्स नहीं है, बल्कि हमारा स्टॉक है। रिटर्न बेसिस वाली सेल्स हमारी सेल्स नहीं है, बल्कि हमारा स्टॉक है। समझ जाओ, ठीक, बल्कि हमारा स्टॉक है। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब अगली बात, अकाउंटेंट कभी कभी रिटर्न बेसिस वाली गुड्स को सेल रिकॉर्ड कर लेता है। लिखें, अकाउंटेंट कभी कभी रिटर्न बेसिस वाली गुड्स को सेल रिकॉर्ड कर लेता है और स्टॉक में ऐड करना भूल जाता है। अकाउंटेंट कभी कभी रिटर्न बेसिस वाली गुड्स को सेल्स रिकॉर्ड कर लेता है और स्टॉक में ऐड करना भूल जाता है। तो हम इस गलती को सही करने के लिए दो काम करेंगे लाजमी। तो हम इस गलती को सही करने के लिए
दो काम लाजमी करेंगे। नंबर 1, पहला काम क्या जी? रिवर्स सेल। दूसरा काम ऐड इन स्टॉक एट कॉस्ट। बस ये शॉर्टकट सही लिख लेना ऐसे, बाकी तफसीली बात मैंने कर दी है, ठीक है। रिवर्स सेल, दूसरा काम ऐड इन स्टॉक एट कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख लें एट कॉस्ट। और ये शॉर्टकट के तौर पे बताया आपको कि जिस फिगर से रिवर्सल पड़ा है उसी को कॉस्ट पे ला के स्टॉक में ऐड करना। अभी तो सिंपल है बात, शायद वहां पर जाए भी ना, लेकिन आधा घंटा जो रिटर्न की मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा उसमें आपको यही समझाऊंगा कि हो सकता है कुछ पीरियड एंड पे एक्सेप्ट हो भी जाए, कुछ ना हो, तो फिर जो एक्सेप्ट हो जाती हैं उसको रिवर्स नहीं करते, वो तो सेल होगी ना समझो, तो वो इंशाल्लाह देखेंगे। ओके, तो ये दो काम देखते हैं हमारे सवाल में क्यों पढ़ाए, मुझे आज क्यों पढ़ाने पड़े। पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट 1 टिक हो चुका है ना, पॉइंट 2, 3, ओहो 4 तो वैसे ही रह गया सादा सता। चले, पॉइंट 1 हो चुका है, पॉइंट 2 है ऑन जून 30, 2010 ट्रेड डेटर्स एग्रीगेटेड 600.5। अच्छा, आए कहता है These included ₹18 pertaining to goods which were sent on sale or return basis and were unsold on 30 जून। हाँ जी, रिटर्न बेसिस वाली सेल्स कितनी है भाई? आप ये तो नहीं कह रहे हमके एंट्री हुई पड़ी है, लेकिन आपको ये तो पता है कि हम डेटर्स का क्लोजिंग उठाते हैं कहीं से, तो अगर डेटर्स के क्लोजिंग में इंक्लूडेड है तो इसका मतलब एंट्री हुई है, तो एंट्री सिंगल से ही यानी उसने सेल समझा है तो वो डेटर की लिस्ट में शामिल हुआ है ना, बोलो। तो इसकी एंट्री क्या करते हैं होते हैं सेल रिटर्न की तरह से सेल ऑन रिटर्न बेसिस की रिवर्सल की एंट्री बन रही है, रिवर्सल है ना। इसकी एंट्री क्या करनी है, देखो सेल डेबिट कितने से 18 से और डेटर क्रेडिट कितने से 18 से, तो सेल रिटर्न थी और ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ठीक है जी। ठीक है बेटा, और अगली बात अभी यहां पर भी है थोड़ी सी, वो क्या, डेटर्स इंक्लूड। अगर एंट्री करनी है तो वो तो कर ली हमने, अब इंक्लूडेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। -18, हाँ वो लिख लेना फिर घर जाके। अच्छा जी, 580। अब पहली गलती तो आपने सही कर ली, बोलो ये काम तो आपने कर लिया। दूसरा काम सवाल ने नहीं बताया, यहां से पता तो लग गया डेटर्स इंक्लूड, क्या कह रहे हैं, इंक्लूडिंग दीज इंक्लूडेड 18,000, मतलब ये गलती तो उसने की हुई है तो हमने सही कर ली, लेकिन अगली चीज बता नहीं रहा। पर पक्की बात है कि वो दूर लाहौर बाटा में पड़े हुए चप्पल हमारे अकाउंटेंट को स्वाद में बैठे हुए नजर नहीं आते, जो सामने नजर आते हैं उन चप्पलों को गिन के कहता है ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो दूसरा काम वो यहां वर्किंग 14 बना लेते हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री, क्या लिख, इन्वेंट्री, चलो दोनों ही लिख, स्टॉक या इन्वेंट्री एज ऑन 30 जून हमारे पास दो तरह का स्टॉक होगा अगर रिटर्न बेसिस पे चीजें हमने भेजी हुई हैं। आर स्टॉक इन आर प्रेमिसेस, और उसमें हम ऐड कर देंगे आर स्टॉक इन बाटाज अदर्स प्रेमिसेस, ठीक है जी, ओके। अब अपने स्टॉक का तो फिलहाल तक जो पॉइंट सामने है उसमें पता कोई नहीं चल रहा, लेकिन जो दूसरों के पास स्टॉक पड़ा है वो तो पता है ना। 18 का स्टॉक है, सॉरी लिख लेते हैं,
हाँ, सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट बनाओ, गिवन अमाउंट सेल्स है, ऊपर मार्कअप मार्जिन गिवन डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। ठीक है जी, कितना 12 का स्टॉक है जो किसी के पास पड़ा। तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट यहाँ वर्किंग में कर दी, पहली बार है ना। इसको भी ब्रैकेट में हम यहाँ कर सकते थे, कैरी डाउन यहाँ पे ऐड कर लेते, ठीक है, लेकिन अब मैंने उसके लिए वर्किंग 14 शुरू कर दी है, वहीं पे कर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लो ये तो पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, अब इस ये कौन सा होगा, जाहिर सी बात है जो फिजिकली काउंट करके वो लिखा करते हैं। ठीक है, कितना 580, ये पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 580, तो 592 इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, सही हो गया। अगली बात टिक कर लें, 2 और 3 हो गए। ये पता लग चुका है आपको, खुदा ना खास्ता कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ गई ना, तो इस सेल से, मिसाल के तौर पे इस सेल से निकालनी पड़ जाती है, तो ये सेल ग्रॉस है, इसमें से फिर आज 1 रिटर्न नहीं 2 रिटर्न माइनस होंगी, ये देखो, तो ये नेट सेल्स निकलेंगे। ठीक है ना। वो अलग बात है कि इसमें और सेल्स भी सवाल में है, वो कौन सी सेल्स थी, कैश सेल, तो वो तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट हमने लिखा ही हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ। ये बात समझो ना, वो जिस तरह से सेल रिटर्न माइनस करते थे ना, जैसे सिखाया था 28 में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 2 दफा माइनस होंगी सेल्स। ठीक है ना, वो ग्रॉस सेल्स पड़ी हैं, ये ग्रॉस सेल्स हैं, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ पर रखेंगे, उसमें से 2 चीजें माइनस होंगी। ठीक है ना, ओके। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 तो सबसे आसान पॉइंट है, पढ़ें, 30 सेकेंड्स है, कर दें। जी, पास पेपर सॉरी क्वेश्चन बैंक 8 याद आ रहा है, असलम वाला सवाल नहीं याद आ रहा तो मैं याद करवाता हूँ। उसके अंदर वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी, ये जो बाद में आने वाले हैं ना रिजल्ट के बाद, ये तो बोला ही ना करें, रनिंग टॉपिक में तो बिल्कुल ना बोला करें। ठीक है, आ जाते हैं तो फिर कहते हैं नहीं याद, फलां है टिमका है। ठीक है जी, वो प्लीज ना बोला करें, जब नया टॉपिक शुरू हो जाए तो फिर उनको बोलने की इजाजत होगी। ओके जी, रिसीट्स मैंने आपको कहा था ड्यूरिंग द ईयर कि किसी फिगर में अगर इंक्लूडेड कह दे तो उसको हम इस तरह से अलग करके सही वाली एंट्री कर लिया करते हैं। याद आ रहा है, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी और ड्राइंग्स वाली एडजस्टमेंट क्वेश्चन बैंक 8 के अंदर, ये उस जैसी ही एडजस्टमेंट थी। आपने जो कल घर पे होमवर्क किया ताहिर वाला, उसके अंदर भी इस तरह की एडजस्टमेंट थी रिपेयर के अंदर, जो कल पे कैरी फॉरवर्ड हो गई डिस्कशन। ठीक है, जिन्होंने कितने बच्चों ने ताहिर वाला सवाल किया हुआ है, बाकी भी अल्लाह करे कल कर आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है रिसीट फ्रॉम डेटर्स इंक्लूड एन एडवांस ऑफ 2.5 फॉर गुड्स डिलीवर्ड इन जुलाई। ये हमने कस्टमर से एडवांस लिया है या हमने सप्लायर को दिया हुआ? कस्टमर से एडवांस लिया है, और ये लेते ही खुद को खुशी खुशी खुद के ऊपर फील करेंगे या बोझ बोझ? क्यों, क्या लायबिलिटी है? लायबिलिटी टू पे कैश वापस, लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर, बिल्कुल एक लायबिलिटी थी। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये कितना है 2.5, इसकी एंट्री करो, क्या बनती है जी? बैंक डेबिट है, कैश तो नहीं डेबिट। बैंक डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये एक लायबिलिटी है, ये क्रेडिट कितने से? 2.5 से। ठीक है जी, और बकाया जो है वो फिर सब क्या है? वो तो रिसीट्स ही हैं, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट
3068.5 और डेटर्स क्रेडिट 3068. ठीक है जी. अब बैंक पे तो लड़ाई है ही नहीं, बैंक तो डेबिट है. आपका जो 3071 आपको नजर आ रहा है, आपका वो तो डेबिट तो बिल्कुल सही हुआ है, बस उसको ऐसे करके तोड़ लें. जो नजर आ रहा है 3071 उसको यूं तोड़ लें, तोड़ के यूं लिख लें 2.5 3068.5. क्योंकि उस दिन की तरह कैश का लेजर तो बना नहीं रहे कि हम अलग अलग लिख के टोटल कहेंगे जी बराबर ही है. वो तो ऑलरेडी एंट्री हुई पड़ी है, तो हम दोबारा करेंगे, क्यों, हम टाइम ही बचाना है हमने. तो अगर आपने टिक करना है डबल एंट्री को तो ऐसे तोड़ के लिख लें. अब एंट्री क्या हो रही है इधर देखें, बैंक डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या है, लायबिलिटी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट कितने से, 2.5 से. ठीक है. दूसरा है जी, दूसरा हिस्सा ये देखें, बैंक डेबिट और डेटर कितने से. अब आप काट के लिखेंगे, मैंने पहले कहा था ये एडजस्टमेंट है इसके अंदर, आप काट के लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं वरना नीचे लिख देता 30. ये कैसे बना जी, वर्किंग नंबर 15 देख लें, यहां पे माइनस करने की जरूरत नहीं है आप. ओके, ठीक है. तो वही जिस तरह की एंट्री हमने की थी क्वेश्चन बैंक 8 में, वैसी ही एंट्री थी. ओके. अगर हम इसको यहां पढ़ा रहने देते तो इसकी एंट्री बन रही थी बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट. भाई ये तो डेटर उल्टा एसेट को कम कर रहे हो, एक लायबिलिटी बढ़ानी थी, एसेट कम कर रहे हो, नहीं करना था ये. ओके, ठीक करें. पॉइंट 5 फुल स्टॉप के बाद देखें. 5 अ न्यू कस्टमर हु वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010 एंड ओड 4.2 वाज डिक्लेयर्ड एज बैड डेट है. सादा से अल्फाज में एक बात समझाई हुई है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिया था, लेकिन प्रोविजन का लेजर हो तो इधर एंट्री कर लेना, वरना डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है. बहरहाल बात तफसील से करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि वो पेंडिंग चला आ रहा है. ये हर सवाल में थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर बात तो कर रहा हूं ना, ताकि जहन के अंदर थोड़ी रिवीजन हो जाए, फिर उस सवाल से हम मजीद रिवीजन करके छोटे मोटे मसाइल भी हल कर लेंगे. तो बैड डेट की एंट्री, बैड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट करके, फिर बैड डेट क्रेडिट करके प्रोविजन डेबिट करने की बजाय क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ही एंट्री कर देते हैं. बैड डेट की प्रोविजन के अंदर ही रिटर्न ऑफ है कितने जी, प्रोविजन के अकाउंट में से डेबिट किया, बैड डेट. अच्छा आप सुने, जो आखिरी बात है वो नहीं कर रहा डिस्कस, रिकवरी एक पढ़ा करते थे, वो कल आते ही अब बात करूंगा उस पर. ठीक है जी. रिकवरी होती थी दो तरह से, जो रिटर्न ऑफ है उनसे या जो प्रोवाइडेड है उनसे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का टॉपिक है, उसकी एंट्रीज दोनों अलग अलग कल बताकर उसके बाद फिर प्रूफ करूंगा कि आपने क्यों क्लोजिंग में 27 में से माइनस कर देना है इस 3.7 को. एडजस्टमेंट पढ़े ना जरा, 23 एडजस्टमेंट पढ़े. वो कह रहे हैं receipt from debtors, sorry, rupees 3.7 were recovered from a debtor which had been fully provided. उसकी एडजस्टमेंट सिर्फ ये है. आप कहोगे नहीं receipts from debtors, तो उसकी एंट्री तो बनती है, वो एंट्री कल करूंगा ना फिर समझ आएगी. एंट्री बनती है बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, तो एंट्री करे ना. तो मैं कह रहा हूं बाकी पैसे भी तो डेटर से ही आए हैं, लिखे तो हुए हैं, बैंक भी डेबिट हुआ पड़ा, डेटर भी क्रेडिट हुआ पड़ा है. बस साल के शुरू में अंदाजा था 27 लोग पैसे लेकर भाग जाएंगे, भागे नहीं थे अभी, और साल के एंड पे उनमें से 3.7 आ गए, तो अब वो भागेंगे नहीं, तो हमने प्रोविजन को कम किया है. बहरहाल ये वाला पॉइंट मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा. पॉइंट नंबर 9 के अलावा और 3.7 की एडजस्टमेंट सिर्फ ये अकेली इस जगह होनी है और कहीं नहीं होनी. ठीक है ना. 3.9 की एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा, उसके अलावा पॉइंट आपको 9 नहीं करवाया, बाकी सारा सवाल कंप्लीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के नेट प्रॉफिट निकल चुका हो. मैं सिर्फ आपको बोनस की एडजस्टमेंट सिखाऊंगा और थोड़ी सी बात इस पे करके इस सवाल खत्म. ओके, अल्लाह हाफिज.